डेमोक्रेसी में, डेवलपमेंटल जर्नलिज्म में, डायलॉग में हम हैं बोल्ड, ब्राइट और बैलेंस्ड। देशबंधु प्रेजेंट्स टीवी लाइव ऑनलाइन टीवी, जहां है खबरें लगातार। नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो राहुल गांधी के बेखौफ रूप और दो टूक जवाबों से परेशान बीजेपी पर अब राहुल गांधी की बहन, जी हां, प्रियंका गांधी ने जोरदार हमला बोला है। आज राजघाट पर कांग्रेस ने राहुल गांधी पर लिए गए फैसलों के खिलाफ संकल्प सत्याग्रह किया, जिसमें प्रियंका गांधी ने अपने परिवार की देश प्रेम की परंपरा और शहादत को लेकर बातें की। अपने संबोधन की शुरुआत में कांग्रेस महासचिव ने 32 साल पुराने उस दर्द का जिक्र किया जब वे अपने पिता के तिरंगे में लिपटे शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए निकले थे। प्रियंका ने कहा कि वो चित्र आज भी मेरे दिमाग में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे के नीचे लपेटा हुआ था और उस शव के पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां तक आया था। प्रियंका ने परिवार के अपमान का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला कि उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, मीर जाफर कहा जाता है, उनकी मां का अपमान किया जाता है। बहुत कुछ खुलकर आज प्रियंका गांधी कह रही थी और बगल में गांधी जी की आत्मा जो है सुन रही होगी। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी, और गांधी जी का जिक्र क्यों मैं कर रहा हूं वो आगे जरूर बताऊंगा। पहले प्रियंका गांधी को सुनते हैं कि क्या कुछ कह रही हैं। सुनिए। यहां पे बैठे हुए मेरे मन में एक पुरानी बात आई। 32 साल पुरानी बात है। मई 1991 की बात है। मेरे पिता की शव यात्रा तीन मूर्ति भवन से निकल रही थी। अपनी मां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे। सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी, फूलों से लदी हुई थी। उसके ऊपर मेरे पिताजी का शव था। थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला। फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूं। तो मां ने मना किया। उस समय सुरक्षा का भी बहुत वो था, तो मां ने कहा नहीं, तुम उतर नहीं सकते। राहुल ने जिद की, नहीं मैं उतरूंगा। मैंने मां से कहा मां उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा। उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और तीन मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुंचा। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहां पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। सुनिए, वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार
नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता? पूरे परिवार का अपमान करते हैं, कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं, क्यों? बहुत सारे सवाल यहां और बहुत भावुक पल। प्रियंका गांधी जिस प्रकार उन दिनों को, अपने पिता को खोने वाले दिन को याद कर रही हैं, अंतिम संस्कार की बात यहां कह रही हैं। शायद ही कोई हो हम आप जैसे लोग जो ऐसे भावुक पलों को और इतने साफगोई के साथ और आसानी के साथ जनता के बीच बोल पाएं। कई भावुक हो जाते हैं, कई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच पूछिए तो मैं भी नहीं बोल पाता हूं ऐसी चीजों को, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये परिवार ऐसा है, गांधी परिवार, जो बहुत ऐसे पलों को झेला है, देखा है और आज भी झेलता है। प्रियंका गांधी इस की बात हम कर रहे हैं और जो है बात खासकर सत्याग्रह के लिए और राहुल गांधी का साथ देने के लिए प्रियंका गांधी और पूरा का पूरा जो कांग्रेस है वो आज वो परिवार पहुंचा हुआ था। कांग्रेस परिवार की बात कर रहा हूं, सिर्फ गांधी परिवार की बात नहीं कर रहा हूं। तो प्रियंका गांधी इससे पहले भी कई मौकों पर मोदी सरकार और बीजेपी पर बरस चुकी हैं, आप सब देखे हैं, लेकिन आज उनके तेवर अलग थे, जिसमें दर्द भी था और संघर्ष जारी रखने का इरादा भी था। प्रियंका गांधी ने आज खुलकर इस देश के प्रधानमंत्री को कायर तक कह दिया। प्रियंका ने कहा कि मुझ पर केस चला दो, जेल में डाल दो, लेकिन यह सच्चाई है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। आइए सुनते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। तो यहां साफ साफ प्रियंका गांधी अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला करते हुए प्रियंका ने साफ कह दिया कि हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसके आगे लोकतंत्र पर क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी, सुनिए। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमको हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इस देश के लोकतंत्र को हमारे परिवार ने सींचा है, ये कह रही हैं प्रियंका गांधी। लेकिन पूरे भाषण में अगर अडानी का नाम ना आए तो पूरा का पूरा मामला जो है वो खारिज हो जाता है। अडानी का नाम लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि ये अडानी आखिर है कौन जिसके नाम से आप लोग बौखला जाते हैं। सुनिए जरा प्रियंका गांधी अडानी पर क्या कुछ कह रही हैं। कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की?
बीसों हजारों करोड़ शेल कंपनियों में इनके हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं। तो पीएम मोदी और बीजेपी पर जोरदार हमला प्रियंका गांधी की तरफ से, और अदानी हो या लोकतंत्र हो या खुद का उनका परिवार हो, राहुल गांधी हो, सबकी बात यहां रखते हुए प्रियंका गांधी नजर आई, सुनी गई। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी के हमलों का माकूल जवाब बीजेपी अब तक नहीं दे पाई है। अडानी मुद्दा हो या चीन की घुसपैठ या महंगाई या बेरोजगारी का सवाल हो, किसी पर भी बीजेपी के पास सटीक जवाब नहीं है। अब प्रियंका गांधी के सवालों पर पार्टी क्या जवाब देती है यह देखना होगा, लेकिन इससे पहले यह देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि कांग्रेस के सत्याग्रह पर परेशान बीजेपी ने इसे दुराग्रह कहा और गांधी जी के सत्याग्रह की दुहाई देने लगी। कांग्रेस का संबंध अंग्रेजों से जोड़ते हुए दिखे बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। इसके बाद पलटवार करने आए, हमेशा की होता है, जवाब तो देंगे ही, दूसरा दल आएगा जवाब देगा, लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं, बहुत सारी बातें, लेकिन उसके साथ साथ हमेशा कांग्रेस या विपक्षी दल बीजेपी के जो पुराने लोग हैं उनका, खासकर सावरकर का, आप सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन ले लिया, इसलिए खुल के बोलना यहां जरूरी है। सावरकर का नाम जोड़ते हैं, लेकिन यहां आज सुधांशु त्रिवेदी कांग्रेस के लोगों का नाम अंग्रेजों से जोड़ रहे थे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आज तो ये तथाकथित सत्याग्रह गांधी जी की समाधि पे चल रहा है। अब वो कह रही है खून से सींचा, और हमें तो इतिहास में पढ़ाया कि बिना एक भी खून की बूंद बहाए आजादी मिल गई। तो भाई प्रियंका जी क्या सर है तो बता दीजिए, जो आपकी सरकारों के दौरे हुकूमत में किताब में पढ़ाया गया कि गांधी जी ने बगैर खून की बूंद बहाए आजादी दे दी, या वो जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर यदि ये कह रही हैं तो मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती से कहता हूं कि वो एक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का नेता बताएं जिसने अंग्रेजों के जमाने में जिसका खून बहा हो, जो अंग्रेज की गोली से मारा गया हो। नंबर 2, अंग्रेजों के समय में फांसी चढ़ा हो। नंबर 3, अंग्रेजों के समय में काला पानी गया हो। नंबर 4, लाला लाजपत राय जी जो 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष, उनको छोड़ दें तो जिसने लाठियां भी सही हो। हाँ, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि अंग्रेजों के साथ मैत्रीपूर्ण सुमधुर संबंध के चलते हुए बड़ी सहजता के साथ, जलवाए जलाल के साथ, पूरे जमाल के साथ वो रहते थे। तो वो बता दें, कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता बहुत से लोग जाते थे, उनके साथ हुआ होगा। मैंने कहा उस स्तर का कोई व्यक्ति बता दे तो मैं उनकी बात स्वीकार करने को तैयार हूं। अपनी ही बातों को ना, ये कांग्रेस की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और मैं पुनः कह रहा हूं, एक ही बात है, वो स्पष्ट करें, ये तथाकथित सत्याग्रह किसके खिलाफ है? पिछड़ी जाति के अपमान के को जस्टिफाई करने के लिए है, कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है, भारत संविधान के खिलाफ है, या जिन हिंसात्मक लोगों को अपने साथ में रखा है, या उस अहिंसा के भी खिलाफ है। और मैं ये कहता हूं, ये सिर्फ भारत का अपमान नहीं है, भारत के न्यायालय लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान नहीं है, ये महात्मा गांधी का बहुत बड़ा अपमान है कि एक व्यक्तिगत आरोप में सजा याफ्ता व्यक्ति, जो पूर्व में एक नहीं अनेक मुकदमे झेल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप में बिल है, वो अगर गांधी जी के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, यह देखिए बहुत पीड़ा होती है। तो सुन रहे थे आप सुधांशु को अपनी बात रखते हुए, अपनी पार्टी के पार्टी के स्टैंड पर खड़े नजर आ रहे हैं। और बीजेपी हमेशा जो ऑफेंसिव मोड की, लेकिन हाँ आप देखें तो डिफेंसिव मोड में है। और इससे समझ में आ रहा है कि गांधी को घेरने की इस बार बीजेपी की कोशिश नाकाम हो गई है, साफ जा सकता है। तो क्या बीजेपी के पास अपने बक्के तर्क खत्म हो गए हैं, जो वो गांधी जी का सहारा लेने लगी है? जिस तरह राहुल गांधी मुद्दे पर कांग्रेस ने पूरे देश में सत्याग्रह करने की ठानी है, क्या उससे बीजेपी के पैर उखड़ेंगे? सवाल तो बहुत है। आइए जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़ते हैं। आज रविवार का दिन है, मैं जानता हूं सब छुट्टियां मना रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा चर्चा
परिचर्चा हमारे साथ भी जुड़िए, अच्छा लगता है। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं हमारे साथ, मीनू जैन जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं। आप पांचों का स्वागत करता हूं और स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। कल ही हमने कहा था कि आज हम लाइव लेकर आएंगे और आपके सामने हाजिर हैं, और आज का दिन पहले से पता था कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, लेकिन प्रियंका गांधी का भाषण इसमें और भी कहें तो इस महत्वपूर्ण दिन में एक और महत्वपूर्ण कड़ी की तरह सामने आया। ये भाषण का जो कुछ अंश है वो हम आप तक पहुंचा रहे थे, जिसको आप लोग जो पहले से जुड़ चुके हैं शुरुआत से ही वो सब सुन चुके। और सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सबसे पहले आपके पास। प्रियंका गांधी के इस भाषण पर, बहुत सारे भाषण प्रियंका गांधी के हम सब ने सुने हैं, लेकिन इस भाषण पर और राहुल गांधी के साथ खड़े रहने की जो दिखाई दे रहा है कि वो अब आज ही नहीं, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब राहुल गांधी कर रहे थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान भी प्रियंका वहां नीचे भी नजर आई थी, वहां भी साथ साथ खड़ी रही राहुल गांधी। क्या अब का ने भी खुलकर, ये माना जाए कि खुलकर सत्ता पक्ष की हर चुनौती का जवाब की तैयारी कर ली है, यह जाए। और क्या यहां दोहरी लड़ाई लड़ रहे थे अभी तक राहुल गांधी, लेकिन अब एक मजहां बहन का भी साथ अगर मिल जाए तो इसके बाद जो प्रतिक्रिया आई है बीजेपी की, क्या वही परिणति अगर कहें तो ये उसी का रिफ्लेक्शन है, उसी के कारण ये प्रतिक्रिया है, उसी के कारण ये बौखलाहट है, जिस बौखलाहट की बात पहले कर चुकी हैं प्रियंका गांधी, और वो यहां साफ सुधांशु त्रिवेदी में दिखाई दे रहा था। क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, पहले तो मैं एक स्ट्रेटेजिक के प्रोफेसर की तरह बात करता हूं। इन्होंने पिछले 10 साल के अंदर अपनी एमुनिशन और सारी तोपें राहुल गांधी की तरफ तान रखी थी। सारा एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, मीडिया का उपयोग राहुल गांधी को छवि को गिरा था, और खुद इन्होंने मूर्खता से राहुल गांधी को दृश्य पटल से हटा दिया, अलग कर दिया। अब इनका सामना होगा प्रियंका गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से। और राहुल गांधी अगर जेल भेजेंगे तो ये राहुल गांधी को उसका फायदा मिलेगा, और नहीं भेजेंगे जब वो पदयात्रा करेंगे और जब प्रियंका गांधी ललकारेंगे तो इनको पता चलेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए कहता हूं, राहुल गांधी में छवि थी गांधी की, नेहरू की और राजीव गांधी की, और प्रियंका गांधी में छवि है इंदिरा की। इंदिरा गांधी जो थी वो थी कि मेरे झूले के अंदर हर तरह के लोग हैं, जिसकी आवश्यकता होगी मैं निकाल लूंगी। और आज जो प्रियंका गांधी का वास्तविकता में, राजीव जी मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, मुझे लगा कि बिल्कुल इंदिरा गांधी को मैं दोबारा सुन रहा हूं। उन्होंने ललकारा है, जिस तरह उन्होंने बताया है कि अब तुम्हारा जो संघर्ष है उस शरीफ आदमी राहुल गांधी से नहीं है, जो नेहरू की तरह शालीन और सच्चा है। अब तुम्हें दुर्गा से मुकाबला करना है, अब उस जिंदगी के प्रतिरूप से मुकाबला करना है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, जिसने निक्सन की बात फोन उठाने से इनकार कर दिया था। वो प्रियंका गांधी से आपका मुकाबला है। अब ये सुधांशु त्रिवेदी से मैं समझता था बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। क्या बैकवर्ड्स का नुकसान हो गया? बैकवर्ड्स की आपने बैकवर्ड ओबीसी के खिलाफ आपका ये टिप्पणी है जो राहुल गांधी ने की। ये बताइए, अगर मेरे घर में कोई चोरी करके भाग रहा हो और मैं उसे चोर चोर शिकायत करूं, जोर से चिल्लाऊं, तो क्या वो कहेगा कि मैं दलित हूं या बैकवर्ड हूं इसलिए मैं मानहानि का मुकदमा कर दूंगा? अरे कमाल की बात है। अगर कोई चोरी कर रहा है और अगर ललित मोदी और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी और किरण भाई पटेल अडानी चोरी कर रहे हैं, तो ये देखूंगा क्या मैं बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है, दलमान है या सिख है, ईसाई है? अरे वो चोर हैं। दूसरी बात, जब इन्होंने कहा कि ओबीसी के खिलाफ है, प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बगल में 2 लोग बैठे हुए थे। एक थे अशोक गहलोत और एक थे भूपेश बघेल। दोनों बैकवर्ड हैं। जितने भी राज्यों में कांग्रेस की सीधी गवर्नमेंट है, केवल हिमाचल प्रदेश को छोड़ के राज्य छत्तीसगढ़ में बैकवर्ड मुख्यमंत्री हैं। ओबीसी जो हैं का मान सम्मान कांग्रेस ने रखा है, इसीलिए उन्होंने बैकवर्ड्स को वहां पे सत्ता सौंपी है। तो अब ये इतना बड़ा एक समस्या राजीव जी हो गई है
कि क्या कोई चोरी करे तो यह देखा जाएगा कि वो बैकवर्ड भी ना हो, लेकिन वो कहे कि नहीं तो मैं तो बैकवर्ड हूं। अरे ये तो बता दीजिए प्रियंका गांधी को, आप ये बता दीजिए कि जो ये किरण भाई पटेल को जेड सिक्योरिटी मिली कैसे, छोड़ा कैसे, अडानी पे मुंह आप खोलते नहीं। अब तो मैंने सुबह से राजीव 3-4 लोगों को लीगल नोटिस भेज दिया जो फेसबुक व्हाट्सएप पे ऊट पटांग चरित्र हनन गांधी का और नेहरू का करते हैं, तो व्हाट्सएप पे ही उनको लीगल नोटिस भेज दिया। मैंने कहा अब जो है तुम मुझे लीगल नोटिस भेजो, मैं तो ऐसी कोई बात करूंगा नहीं, लेकिन रोज 4-5 लीगल भेजूंगा। अब देश में सारे न्यायालय जो हैं, सारे कोर्ट जो हैं, वो केवल मानहानि के केस देखें। पाठक साहब को मैं बधाई दूंगा, इन्होंने भी, मनोज सिन्हा मेरे इंस्टीट्यूट के हैं, वो भी IIT BHU के हैं, मैं 73 बैच का हूं और शायद 78-79 बैच के हैं। अरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय ने इतना बढ़िया प्रांगण बनाया, वहां से इन्होंने इंजीनियरिंग की, वहां प्रेसिडेंट रहे स्टूडेंट्स यूनियन के। अरे महात्मा गांधी को अशिक्षित बताने से पहले कम से कम पंडित मदन मोहन मालवीय का याद तो कर लेते। जो हमारी काशी की परंपरा है, हमारी जो IIT की और अब IIT की परंपरा है, सिन्हा साहब उसको तो याद कर लेते। क्यों अपनी खिल्ली उठवा रहे हो? अगर तुम चाहते हो कि तुम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाओ, वाइस प्रेसिडेंट ना बने, और उसके लिए तुम अपना सत्ता सुख और लोगों को खुश करने के चक्कर में हो, 2024 के बाद नहीं मिलेगा। 24 के बाद एक लोकतांत्रिक और धर्म आदमी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनेगा, गवर्नर भी आप नहीं होंगे। तो समय जरा सोचो कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के खिलाफ आप टिप्पणी कर रहे हो, मानहानि कर रहे हो महात्मा गांधी का। और जो पाठक साहब ने नोटिस उनको भिजवाया है, मनोज सिन्हा साहब, अब 2-2 साल आपको होगी, पूरी देश की 99% जनता जेल के अंदर रहेगी, पूरा विश्व हंसेगा हम पे और हमको देखेगा। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें करनी हैं, बहुत सारी बातें खासकर प्रियंका गांधी जो बात कह रही हैं, और इस बात के साथ साथ ये भी समझ में आ रहा है कि कांग्रेस किस दिशा में जा रही है, कांग्रेस की प्लानिंग क्या है, और ज़रा उसको और विस्तार से समझते हैं। मीनू जी, आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर किस प्लान के तहत जो प्रियंका गांधी आज जो भाषण है और उसमें खासकर प्रधानमंत्री को कायर कहना और ये कहना कि अगर मुझे जेल में डालना है तो डाल दो, क्या पूरी तैयारी है कांग्रेस की कि अब सड़क पे लड़ना है, ये मान लिया जाए? लगता तो यही है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने आज निडर होके और पूरे हौसले के साथ और पूरी दमखम के साथ ताल ठोक दी है एक तरीके से, और मैं तो इसको एक भारतीय संस्कृति के, जो भारतीय परिवारों की परंपरा है, मैं तो उससे जोड़ के देखती हूँ, क्योंकि मैं एक महिला हूं, तो मैं उसी हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन करूंगी राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की स्पीच का। प्रियंका एक राजनीतिज्ञ है, लेकिन वो एक बेटी भी है, और हिंदुस्तानी परिवारों में बेटी की फटकार सुन के मेरे ख्याल से कोई भी गैरतमंद परिवार का सदस्य, कोई भी सदस्य हो, उसमें पिता हो, चाचा हो, उसका सिर शर्म से झुक जाता है और वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इस बेटी ने आज क्या कह दिया मुझे ये, क्योंकि भारत की परंपरा ऐसी है। तो आज बेटी ने आज बेटी सामने आ गई अपने परिवार को कि जो अपमान हुआ है उसके बारे में बातचीत करने के लिए, और उसके बारे में सवाल पूछने के लिए वो जवाब मांग रही है कि उसने पड़ोसी को ललकार दिया है कि किस मुंह से तूने इतना अपमान किया मेरे परिवार का, मेरे माँ, भाई और माता का, पिता का। अब आज जो ये प्रियंका जो बोल रही हैं, उन्होंने बता दीजिए इसमें कि एक शब्द कौन सा गलत बोला? कोई भी गलत नहीं बोला, चुन चुन के बहुत कम बोला प्रियंका ने। तो कुछ है प्रियंका के पास बोलने के लिए, लेकिन मैं फिर कहती हूं कि प्रियंका ने देर कर दी आने में। थोड़ा जल्दी आ जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। जो जहां तक आज बात पहुंच गई है, राहुल गांधी का आलू डालो सोना निकालो, एक फेक वीडियो बनाया गया जिसमें कि वो प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी ये बात, उस बात को अपने भाषण में कोट कर रहे थे, और बीजेपी की जो IT सेल है उसने उस वीडियो को एडिट करके उसमें ऐसा बना दिया कि राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं और ये इसलिए पप्पू हैं, ठीक है। लेकिन उस बात का बीजेपी के IT सेल से कांग्रेस के IT सेल से, मीडिया विभाग से, PR से कभी कोई रिबटल नहीं आया। उनके हौसले बढ़ते चले गए बीजेपी के IT सेल के, और उन्होंने एक से एक नायाब, आप व्हाट्सएप देखिए,
सुन के हैरान रह जाएंगे कि कितना दिमाग, इनकी इमेजिनेशन कहाँ कितनी परवर्टेड है, कहां कहां ले जाते हैं ये लोग चीजों को। उसका कभी कोई प्रतिकार नहीं किया गया। गांधी परिवार जो है वो सुसंस्कारित कहिए, शालीन कहिए, सौम्य कहिए, वो परिवार है। उन्होंने इस कीचड़ में उतरना कभी मुनासिब नहीं समझा कि हम इसका जवाब दें। लेकिन परंपरा ऐसी है, संस्कृति नहीं कहूंगी मैं, भारत का एक रिवाज ऐसा है, जो सोशल का, समाज का जो एक ताना बाना ऐसा, उसमें आपकी शराफत को आपकी कमजोरी समझा जाता है। तो जो भाजपा है और इसका जो आईटी सेल है, उन्होंने समझा कि ये तो बड़े कमजोर हैं और एडमिट कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर एक आरोप या गंदा कटाक्ष या कोई जुमला उछाला गया है, अगर आप जवाब नहीं देते हैं, तो इसका मतलब हमारे यहाँ ये निकाला जाता है कि भाई आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनके हौसले बढ़ते चले गए और एक से एक मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतनी गंदी भाषा। प्रियंका ने तो वो बोले भी नहीं है वो बातें जो आप सभी समझते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि क्या क्या बातें। जी, मीनू जी का अचानक वीडियो ऑफ हो गया और शुरुआत में थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम भी चल रहा था। ये कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, अब ज़माना वही है, इंटरनेट का ज़माना है और इसमें ये सारी चीज़ें हैं सारे। और उसमें भी जब आप उस खबर को दिखाएंगे जहां अगर प्रियंका गांधी कह रही हैं प्रधानमंत्री को कायर, तो आप ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। खैर, फिर भी आप बढ़ना चाहता हूं आगे और आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। खासकर प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी पर पलटवार करते हुए जो बीजेपी का दावा है, वो ज़रा समझना चाहता हूँ कितना दम है। जो बात अभी तक कही जाती रही बीजेपी के लिए, एक गाना है कि दे दी तूने आज़ादी हमें बिना खड़ग बिना ढाल, और इस गाने को ढाल बना करके यहाँ बताया जा रहा है कि एक भी खून नहीं बहा, और कैसे आप कह रहे हैं कि हमने खून से सींचा है इस लोकतंत्र को, जो प्रियंका गांधी भाषण में कह रही थी। इसलिए दोनों पार्ट को हमने आप सबके बीच रखा है। ज़रा डॉक्टर राकेश पाठक जी ज़रा समझाइए कि इसमें कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सही कह रहा है, कौन मिथ्या वाचन कर रहा है, आपके शब्दों में। डॉक्टर साहब, सुधांशु त्रिवेदी ने जो कहा उस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि साबिर जफर का एक शेर है, न इंतजार करो इनका अजो, न इंतजार करो इनका आजादारो, शहीद जाते हैं जन्नत को, शहीद जाते हैं जन्नत को, घर नहीं आते। चाहे आजादी की लड़ाई के शहीद हों या आजादी के बाद शहीद हुए लोग, वे जन्नत को गए हैं, अपने घर लौटकर नहीं आए। उन्हीं में शहीद का जिक्र प्रियंका गांधी ने किया। वे भले प्रियंका गांधी के पिता देश के प्रधानमंत्री थे, एक जिक्र उन्होंने नहीं किया संयोगवश उनकी दादी का, इंदिरा गांधी का, उनकी शहादत भी। ये शहीद होकर लोग कहां चले गए हम सब जानते हैं। पहले प्रियंका गांधी के भाषण में जो बिंदु है उस पर बात करेंगे, फिर हम सुधांशु त्रिवेदी के जो दावे हैं उसकी थोड़ी सी पड़ताल करेंगे। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि देश और देश की राजनीति आज उस पायदान पर पहुंच गई है कि विपक्ष की एक नेता, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की महासचिव, अगर वे इस वक्त हैं, या भूतपूर्व महासचिव, देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री को भरे मंच से कायर कह रही हैं। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार कह रही हैं। किसी सभ्य समाज का, किसी लोकतांत्रिक देश का इससे ज्यादा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि जो प्रधानमंत्री ईश्वर का समझा जाता हो, भगवान विष्णु का 11वां अवतार समझा जाता हो, भगवान राम और कृष्ण कहा जाता हो, उसे नेता सरेआम से हजारों लोगों के सामने, लाखों करोड़ों लोगों की पहुंच तक इंटरनेट के जरिए जो बात पहुंच गई है वो ये है कि देश का प्रधानमंत्री कायर है, सत्ता के पीछे छुप रहा है। एक नागरिक के नाते मैं व्यथित हूं इस बयान से, लेकिन जब इसका नीर शीर विवेक के आधार पर आप इसकी मीमांसा करेंगे डॉक्टर साहब, तो लगेगा इस बात में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है।
मैं अपने शब्दों में एक बार भी नहीं कहूंगा कि मेरे देश का प्रधानमंत्री कायर है। हाँ, अगर मैं किसी राजनीतिक दल का चवन्नी का भी सदस्य होता तो डंके की चोट डीवी लाइव पर कहता कि मेरे देश का प्रधानमंत्री महानतम कायर है। लेकिन एक पत्रकार के रूप में तथ्यों की भी मैं चाहता हूं। तथ्य यह है कि देश का प्रधानमंत्री पिछले 9 साल से पत्रकार वार्ता नहीं। इसे किस परिभाषा के तहत रखेंगे? देश का प्रधानमंत्री एक पड़ोसी देश के हाथों हमारे जवानों के शहीद होने के बाद से आज तक, जून महीना आया जा रहा है, गलवान घाटी की घटना को 3 साल से ऊपर हो जाएंगे शायद, आज तक उस हमलावर राष्ट्र का नाम नहीं ले सका है। ये मानव के किस गुण के तहत आएगा? क्या यह साहस गिना जाएगा? वही शब्द लगा जो प्रियंका गांधी ने कहा है। जो व्यक्ति संसद में महानतम बहुमत हुए, ऐतिहासिक बहुमत होते हुए विपक्ष के नेता या विपक्ष के सवालों के जवाब न दे, खेत पर सवाल हो और खलियान की बात करने लगे, तो क्या उसे पराक्रमी कहा जाएगा या वही कहा जाएगा जो आज विपक्ष की नेता ने कहा है? मैं पुनः कहना चाहता हूं कि एक पत्रकार के रूप में भी मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें कायर नहीं कहना चाहता, क्योंकि जिस दिन मैं अपने प्रधानमंत्री को अपनी जुबान से कायर कहूंगा, उस दिन इस पूरे देश पर शर्मिंदगी का दाग लग जाएगा। लेकिन विपक्ष की नेता कहने पर विवश हुई है, ये परिस्थितियां कैसे बनी हैं, इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं। 2 बातें और मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि विपक्ष के नेता बिना डर के धारा प्रवाह बेबाक बातचीत करते हैं। उसमें उनसे गलतियां भी होती हैं, लेकिन वे गलतियां टेलीप्रॉम्प्ट कर दिए गए लिखित भाषणों से ज्यादा बेहतर हैं। वे क्षम्य हैं, माफ किया जा सकता है। एक सभ्य समाज में, एक उन्नत राष्ट्र में हम अपने देश के मुखिया से अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो 9 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण दे ले, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? तो एक बात तकनीकी पक्षी है कि अगर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण दे रहे हैं, तो एक नागरिक के रूप में और एक पत्रकार के रूप में भी ये थोड़ा लगता है देखना। उनके भाषण में जो बात थी वो खास तौर से अब देश के को भावुक नाजुक जमीन पर ले जाने की कोशिश है। हर राजनीतिक दल को सत्ता की राह में जितने औजार हो सकते हैं वे सब अपनाना चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने की राह में अपने आप को तेली, पठान की औलाद, गरीब, 35 साल भीख मांगी, मेरी मां हंसती थी इत्यादि, वे जो कुछ कर सकते थे। अब विपक्ष के अगर नेता जो वास्तविक तथ्यों के आधार पर, जिस परिवार के 2 लोगों ने देश की एकता के लिए जान, अगर वे भावुकता का नैरेटिव लाना चाहते हैं देश के विमर्श में, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जवाबी हमले में जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कहता है कि कांग्रेस का कोई शहीद बता दीजिए, किसी ने लाठी खाई हो तो बता दीजिए, कोई काला पानी गया हो तो बता दीजिए, तो राजीव जी सच बताएं, ये सदी का चुटकुला हो जाता है। उन्होंने शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की किताबों के सिवा कुछ और पढ़ा नहीं है। ये किताबें जो प्रशांत जी के पीछे रखी हैं, आपके पीछे हैं, डॉक्टर दीपक पाचपुर जी के, हमारे अजय भाई के पीछे, सर के अखिल स्वामी, मेरे पीछे चंद किताबें हैं। इनमें आजादी का इतिहास दस्तावेजी सबूतों के साथ मौजूद है। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं एक हाथ की दूरी पर एक आध किताब दिखा सकता हूं, जिसमें पूरी आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की शहादत दर्ज है। वे लाठी खाने की बात कर रहे थे। लाठी कमला नेहरू, जवाहरलाल नेहरू से लेकर गांधी जी तक सबने खाई है। मोहनदास करमचंद गांधी ने तो दक्षिण अफ्रीका की आजादी के लिए, वहां के लोगों की नागरिक आजादी के लिए लाठियां खाई हैं, और इस बुरी तरह खाई हैं कि वे भागकर जान बचाने के लिए एक पुलिस सुपरिंटेंडेंट की पत्नी उन्हें ले गई थी अपने घर में। वे किस इतिहास की बात कर रहे हैं? बहुत लंबी फहरिस्त है, समय जाया होगा
मुझे शर्म आती सत्ता में बैठे हुए राजनीतिक दल का प्रवक्ता अपने गुनाहों को छुपाने के लिए जिसकी कोई भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में नहीं थी, उसकी और उसके विचार परिवार की, 1925 में गठित और स्थापित संगठन का एक भी नेता आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं था, वो शहीदों के नाम पूछ रहा है उस पार्टी से जिसका पूरा इतिहास स्वतंत्रता संग्राम में उसके नाम से और उसके लोगों के नाम से रचा बसा है। उनके जवाब देकर हम समय जाया नहीं करना चाहते। राजीव जी, मैं यहां इसको विराम देता हूं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जोड़ी अब सिर पर कफन बांधकर उतर आई है। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन होता जा रहा है। उसके हाथ में जिस तरह के औजार हुआ करते थे, सर ने जो अभी मीनू जी ने कहा कि कांग्रेस जवाब नहीं देती थी, उसका आईटी सेल, उसका सोशल मीडिया विभाग, अब हाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी या सत्ता में बैठे लोगों के झूठ का 5 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर शीराजा बिखेर देती है कांग्रेस की सोशल मीडिया की टीम और हमारे आपके जैसे स्वतंत्र चेता लोग जिन्हें कोई लेना देना नहीं कांग्रेस पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से। हम और आप जिस दिन एक राज्य का लेफ्टिनेंट गवर्नर ये कहता है कि महात्मा गांधी पर कोई डिग्री नहीं थी, हम 5 मिनट के अंदर सबूत पेश कर देते हैं। सैकड़ों किताबों में दर्ज ये बयान, ये उल्लेख बता देते हैं कि महात्मा गांधी लंदन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल वकील थे। तो अब असली लड़ाई जो होनी है वो जमीन पर होनी है, सड़कों पर होनी है और सोशल मीडिया पर भी होनी है। दोनों मोर्चों पर कांग्रेस के ये दो बड़े नेता कफन बांधकर उतर आए हैं और साथ में एक दलित एंगल भी है, उसे मत छोड़िए राजीव जी, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो अब तीनों चारों मोर्चों पर कांग्रेस ने नाकेबंदी की है। हम नहीं जानते इसका नतीजा उस पार्टी के पक्ष में कितना और कैसा रहेगा, लेकिन लड़ाई आने वाले दिनों में और दिलचस्प जा रही है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। राजीव। और अभी जो बात आप कह रहे थे जरा उसका जिक्र मैं कर भी दूं अपने साथियों को। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। मनोज सिन्हा जी ग्वालियर में एक भाषण दे रहे थे, लेक्चर देने आए यूनिवर्सिटी में, और वहाँ उन्होंने ये कहा कि महात्मा गांधी के पास कोई डिग्री नहीं थी। और शुरुआत होती है यहाँ से कि महात्मा गांधी के पास क्या सचमुच डिग्री नहीं थी या जस्टिफाई करने की, किसी और को जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। खैर चलिए, क्या किया जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा है, लेकिन बार बार गांधी जी को ही ढाल क्यों बनाया जाता है या गांधी जी को ही सामने क्यों खड़ा किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी ने एलजी महोदय मनोज सिन्हा जी, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, उनको लीगल नोटिस भेजा है। और थोड़ी देर बाद आप लोगों को दिखाऊंगा तुषार गांधी जो प्रपौत्र हैं महात्मा गांधी के, उनसे इस मसले पर उन्होंने खुलकर, डॉक्टर राकेश पाठक जी ने खुलकर बातचीत की है। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद लाइव ले चलूंगा आप लोगों को और डॉक्टर राकेश पाठक और तुषार गांधी के बीच इस मसले पर, गांधी जी को लेकर के क्या कुछ चल रहा है इस देश में, जहां गोडसे की पूजा जो है वो ज्यादा होने लगी है और गांधी को गोलियां मारी जाती हैं हर साल और गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हों, उस देश में गांधी जी के प्रपौत्र क्या कुछ कहते हैं, ये इस कार्यक्रम के बाद जरूर सुनिए। आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि शुरुआत में ऑडियो थोड़ा सा उसमें डिस्टर्बेंस था और अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब वो ख़त्म हो चुका है। और शुरुआत में काफ़ी साथी लिख भी रहे थे और ये दिक्कत हमारे यहाँ से थी, कुछ दिन पहले हमारे यहाँ से नहीं थी, लेकिन आज हमारे यहाँ से दिक्कत थी। ये भी बहुत साफगोई के साथ आप लोगों के सामने स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है कि आप लोग लिखते हैं जो कुछ चल रहा है। हमारे साथी दीपक पासपोर्ट जी पहले बोल चुके थे कि बहुत खराब मौसम है और हो सकता है कि लाइट चली जाए। देखिए उनके यहाँ लाइट चली गई है, तो ये सब भी झेलना होगा। जब सड़कों पर विपक्षी दल बहुत कुछ झेल रहे हैं तो हम यहाँ पत्रकार होने के नाते बहुत कुछ झेलने के लिए तैयार भी रहें। आना चाहता हूं, हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय शुक्ला जी हमारे साथ। बार बार जैसे मीनू जी का भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लाइट जो कट जा रही है और ऐसी आशंका है। और अजय शुक्ला जी आपका स्वागत करता हूं। प्रशांत टंडन जी के पास पहले आना चाहता हूं। प्रशांत जी, बहुत कुछ चल रहा है इस देश में। राहुल गांधी को तुरंत सजा दी जाती है,
सजा के तुरंत बाद उनको बाहर भी कर दिया जाता है सदन से, संसद से। ये सब कुछ हम देख चुके। कल राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आज प्रियंका गांधी भाषण देती हैं सत्याग्रह के दौरान। उस भाषण पर पलटवार भी आता है। लेकिन प्रियंका गांधी का जो भाषण है, उस भाषण पे आपकी पहली टिप्पणी क्या कुछ है? और क्या हम एक पैरेलल इन दोनों की जोड़ी, भाई बहन की जोड़ी को सड़क पे अब संघर्ष करते हुए देख रहे हैं? हालांकि इन लोगों ने काफी संघर्ष किया है जिसको दरकिनार करने की कोशिश हुई, लेकिन अब जो कुछ है वो लोग छुपा नहीं सकते। प्रियंका गांधी के पूरे भाषण को मैं देख रहा था, तमाम टेलीविजन चैनलों ने पूरा लाइव दिखाया है आज। जी देखिए राजीव जी, ये राजनीति है और राजनीति में, और वो इस स्तर की राजनीति, निम्न स्तर की राजनीति, और उस निम्न स्तर की राजनीति से निपटने जो भाषा होनी चाहिए, प्रियंका गांधी उसी भाषा में बोल रही है। और इसलिए कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, नंबर वन। दूसरी बात ये कि हाँ, ये भाषा और नरेंद्र मोदी को सीधे आकर नाम लेकर उनको कायर बताना या इस तरीके की बात करना, ये काम पहले से होना चाहिए था। कांग्रेस बहुत शर्मा शर्मी में थी और कई बार, यानी अगर मणिशंकर अय्यर ने कुछ कहा तो उल्टा मणिशंकर अय्यर को ही पनिश कर दिया गया। तो कांग्रेस जो है काफी लिहाज कर रही थी, पता नहीं इनकी उम्र का लिहाज कर रही थी या सफेद बालों का लिहाज कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ आप मेरा चरित्र देखिए कि वो सोनिया गांधी हो, शशि थरूर की पत्नी हो जो इस दुनिया में नहीं है अब, या ममता बनर्जी हो, किस तरीके की भाषा और किस तरीके की शैली में वो बात कर रहे थे, जिसको कह सकते हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं कहने में, कि अत्यंत सड़क छाप और गलीज भाषा का इस्तेमाल करते रहे। अब वो बात अलग है कि अदालतों को ये तरीके का भाषा दिखाई नहीं दिया। तो उसके अब दो तीन चीजें ये बहुत साफ समझ में आ रही हैं। एक इसकी लीगल लड़ाई है जो कि होगी, कल से सोमवार है तो कांग्रेस कोई ना कोई लीगल लड़ाई, लीगल जवाब देगी। लेकिन ये जो पूरा हुआ है राहुल गांधी के साथ और जो देश में हो रहा है, इसका रिस्पॉन्स क्या हो? मुझे लगता है कि इसका रिस्पॉन्स में अभी कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल और सिविल सोसाइटी और इस देश का जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको मिल के साझा कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। देखिए, ये देश की आजादी पर हमला है, ये भारत के संविधान पर हमला है, ये अकेले राहुल गांधी का नहीं है। आप देखिए कि किरण रिजिजू कोर्ट के जजों पर हमला कर रहे हैं, मंत्री हैं, और वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज, जो रिटायर्ड जज हैं, वो एंटी इंडिया गैंग चला रहे हैं और किसी को बख्शेंगे। तो ये संकेत जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में जज हैं उनके ऊपर भी है कि कल आप रिटायर होकर आओगे तो आपके लिए भी है ये रास्ता खुला हुआ। ये भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। जिस तरीके से इनके ट्रोल, जिस तरीके, और वो कोई, उसको कोई अलग से कोई एक्टिविटी ना मानी जाए, वो केंद्रीकृत है पूरा। जिस तरीके से महिलाओं को गाली देना आकर सोशल मीडिया पे, जिस तरीके से आप शब्दों का इस्तेमाल करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभद्रता करना। अभी जब आपसे बात कर रहे हैं तो एक टीवी चैनल का रिपोर्टर दिग्विजय सिंह, जिनकी उम्र 75 साल है, उनसे बहुत ही अभद्र भाषा में बात कर रहा है। कल हम लोग राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पूरा के लोग कई चर्चा कर रहे थे, आज उसके बारे में क्या कहेंगे? तो ये जो पूरा गिरोह है, ये गिरोह भारत के संविधान के खिलाफ है।
इन्होंने, जैसा राकेश जी ने कहा, आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। एक भी व्यक्ति इनका जेल नहीं गया, बल्कि अंग्रेजों के दलाल थे, मुखबिर थे, माफिया मांग रहे थे। वो सब चलो इतिहास है। आज की तारीख में जो लोग हैं, इनके पूरी कतार जो है वो संविधान विरोधी है। एक भी बात आप संविधान, गांधी जी की अवमानना ये करते हैं। यही जो सज्जन आप टीवी पे दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, इन्हीं के मिलते जुलते लोग, इन्हीं के दलों के लोग, इन्हीं के दल के लोग गांधी जी की अवमानना करते हैं। संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोग महात्मा गांधी की अवमानना करते हैं, जिसका नोटिस अभी राकेश भारद्वाज जी ने उनको भेजा है। तो इसलिए स्ट्रेटेजी जो होगी, आज वो राजघाट पर बैठकर उन लोगों ने एक सांकेतिक रूप से एक प्रदर्शन किया है कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन तुरंत इनको विपक्षी दलों के साथ मिलके और सिविल सोसाइटी के साथ मिलके एक साझा रणनीति बनानी चाहिए कि इस देश के लोकतंत्र और संविधान को कैसे बचाया जाए। ये राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की नहीं है। नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट को कैसे बचाया जाए, इस गुंडागर्दी से लोकतंत्र को, संसदीय लोकतंत्र को कैसे निकाला जाए, इसकी योजना, इसकी रणनीति, इसका संघर्ष सभी को मिलकर करना पड़ेगा। राजीव जी, बात तो बिल्कुल सही है कि सबको करना होगा, मिलकर करना होगा। आना चाहता हूं अजय शुक्ला जी आपके पास, और आपके पास आऊं, लेकिन एक बार प्रियंका गांधी के उस वक्तव्य को सुनाना चाहता हूं जिसमें वो कह रही हैं, लोकतंत्र की बात कर रही हैं, और ज़रा उस बाइट को, जो दूसरी बाइट थी, एक तो कायर वाली बाइट वो सुना दीजिए, और दूसरी बाइट जो लोकतंत्र पे कह रही हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री को कायर कहते हुए प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, जरा सुन लेते हैं, और फिर आता हूं अजय शुक्ला जी आपके पास। अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है, और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। तो सुन रहे थे आप, कायर, अहंकारी, और दूसरा जरा लोकतंत्र, ये भी सुन लेते हैं, और फिर आता हूं अजय जी आपके पास। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है, और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर, हम पे छापे मारकर, हमसे कुछ भी कर ले, हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो ये सुन रहे थे आप अजय जी, आपकी प्रतिक्रिया। प्रियंका गांधी साफ हालांकि इससे पहले भी एक और बाइट हम सुना चुके हैं, लेकिन ये दो बाइट भी महत्वपूर्ण है। और इससे पहले प्रियंका गांधी अपने परिवार, अपने पिता की शहादत, इन सब का जिक्र कर रही थी, और कैसे राहुल गांधी को सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी उनको, इतना ही नहीं, आज साफ वो कह रही थी कि इन लोगों ने मेरे भाई को पप्पू बना दिया था, लेकिन इनको पता नहीं कि मेरा भाई जो है वो कितना पढ़ा लिखा है, दुनिया के 2 टॉप यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ एमफिल। और उसके बाद जब वो सड़क पे निकलता है, जाता है, लोग लाखों की संख्या में आते हैं उसके साथ, तब इनको समझ में आता है कि अरे ये तो पप्पू नहीं है, ये तो कुछ और है।
और ये बात अब नागवार गुजर रही है सत्ता पक्ष को। सब कुछ आज खोल कर रख रही थी प्रियंका गांधी। क्या प्रियंका गांधी ने भी ये साफ साफ सोच लिया है, जो हम लोग लिख भी रहे हैं कि इन्होंने मोर्चा खोल लिया है? क्या प्रियंका गांधी को अब कांग्रेस का पूरा साथ मिल गया है, या कहें कि प्रियंका ने अब बिल्कुल जी जान से जुटने की, जो सौगंध खाने की बात होती है, वो कर लिया उन्होंने? किस रूप में देखा जाए इसको? राहुल गांधी अभी तक कहा जा रहा था कि इस लड़ाई में कई बार अकेले पड़ जाते थे, अब बहन का साथ और लड़ाई क्या बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इस पर अब प्रतिक्रिया स्वरूप बीजेपी को तो हमने देख लिया, आगे क्या कुछ देख रहे हैं आप? आप क्यों कह रहे हैं कि बहन का साथ मिल गया? क्यों नहीं कह रहे हैं कि आज पूरे देश का साथ मिल गया है? और आज एक चीज सबसे बड़ी जो सिद्ध हुई है उसको आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी का कोई मंत्री रहा हो, प्रधानमंत्री रहा हो, कोई अध्यक्ष हो, कोई भी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आज लीडर सिर्फ एक, जिस कोई पद, जो सांसद नहीं है, जो कभी मंत्री नहीं रहा, कभी विधानसभा का सदस्य नहीं है, किसी उसका चेयरमैन नहीं है, इसका और पदाधिकारी नहीं, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का सिंपल मेंबर है। और मेंबर होने के साथ साथ वो एक डिस्क्वालिफाइड सांसद है। तो आप समझिए, वो डिस्क्वालिफाइड सांसद आज देश का सबसे क्वालिफाइड राजनेता बन गया है। और राजनेता भी मैं कम कह रहा हूं, राजपुरुष बन गया है। वो आज गांधी है, आजाद भारत का गांधी रहा है उन सारी चीजों के लिए जो देश के लोगों की हम लड़ रहा है। वो लड़ रहा है उन सारी बातों को लेकर जिनसे हम आप प्रभावित हैं, दिन प्रतिदिन प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए वो सामान्य नेता नहीं रह गया है आज। और राकेश भाई जो कह रहे थे, मैं उसको सुन रहा था, मैं उसी पे इंडोर्स करते हुए आगे कहता हूं कि श्रीमती प्रियंका गांधी को, वाड्रा को, यदि आज मजबूर होना पड़ा यह कहने के लिए कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर, निश्चित रूप से यह सोचने का विषय है। और वही क्यों आज पूरी कांग्रेस ने कहा, जब प्रियंका गांधी ने कहा तो वहां बैठी पूरी कांग्रेस ने संबोधित किया कि प्रधानमंत्री कायर है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जब ऐलान किया कि वो राजघाट पे कल अपनी सत्याग्रह को करेंगे, तो धारा 144 लगा दी जाती है, राजघाट पे लगा दी जाती है। तो आज सोचिए, गांधी की समाधि पर जब धारा 144 लगाई जा रही हो, तो यह कौन करेगा जो कायर होता है, जो डर रहा होगा। और उस डर के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की याद कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने आज क्या किया? आज वही तो किया है कि सविनय आंदोलन किया है, और पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, जिले जिले में हुआ है। तो आज कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया। और प्रियंका गांधी आज ये बोल रही थी तो नेता की हैसियत से नहीं बोल रही थी, एक शहीदों की बेटी की हैसियत से बोल रही थी। कांग्रेस पार्टी की महासचिव की हैसियत से ज्यादा आज उनकी स्थिति थी कि वो उस भाई बहन बोल रही जो दर्द से करा रहा, इस बात का कि अन्याय हो रहा है, देश लूट रहा है, उसको अपने लिए दर्द नहीं है। तो जो कहा गया है, तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि संत हृदय नवनीत समाना, तो आज राहुल गांधी वही है कि वो संत है जो नवनीत की तरह से कोमल है। लेकिन वहीं आगे जब कहते हैं तुलसीदास जी, तो यह भी कहते हैं कि वो संत जो अपने दर्द से द्रवित नहीं होता है, पर दूसरे का जब वो देखता है दर्द, तब
वो द्रवित होता है, यानी दूसरे के लोगों के दर्द से वो द्रवित है, उनको लुटते हुए जब देख रहा है, क्योंकि उसे तो कुछ नहीं पड़ता था, वो सांसद भी रहता, बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती, उसे क्या फर्क पड़ता है, उसका तो कुछ नहीं जा सकता, उस सत्ता के अनुकूल रहता, लेकिन वो लड़ रहा है किसके लिए? देश के लिए। वो तो जब देश में सत्ता थी, उसे प्रधानमंत्री का पद खुद मनमोहन सिंह ने ऑफर किया था, तब आप याद करिए, उस पद से इनकार करने वाला राहुल गांधी ही था। वो तो उस परिवार से है जिसे पद और सबसे मोह नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी ने 3 बार प्रधानमंत्री का पद ठुकराया। ये नजीर है इस देश में। यहां तो छोटे छोटे से आ जाते हैं। मैं आज एक चीज पढ़ रहा था, मध्यकालीन इतिहास को मैं पढ़ रहा था और मैंने देखा, आप देखिए कितने वंश हुए, गुलाम वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश, शासनकाल, सैकड़ों साल शासन किया। किसी ने 90 साल शासन किया, तुगलक का 95 साल शासन था, उस तुगलक का जिसके तुगलकी फरमान को लेके हम घेर। गुलामों ने हमारे देश में, इब्राहिम लोदी से शुरुआत होती है, तो आप देखिए उसके पहले गुलाम वंश की जब हम बात करें, उसने भी 90 साल शासन किया। तो ऐसे तमाम सारे मिलते हैं। मुगल काल का शासन आप देखिए, 16वीं से लेकर 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक शासन किया जी। और आज तो बड़ा छोटा देश है, उनकी सत्ता अफगानिस्तान से लेके श्रीलंका तक होती थी। आप सोचिए, इतने बड़े शासक रहे हैं। इतिहास का एक पन्ना पलटिएगा ना, तो एक वंश खत्म हो जाता है, दूसरा पन्ना पलटिएगा तो दूसरा वंश खत्म हो जाता है, तीसरा पलटिएगा तीसरा, यानी 100 साल पार। और यहां 9 साल में घमंड में आ गए। गजब है साहब। तो इस घमंड का, इस उसका है। रावण का शासन साल कितना बताया जाता है? सदियां भी नहीं, जाने कितने जो हमारे युग होते हैं, उन युगों में कर लेते हैं। तो आप इससे कल्पना करिए, तो इतने बड़े बड़े जब तानाशाह खत्म हुए हो, तो ये किसकी बात करते हैं और क्या बात करते हैं? एक पन्ना पलटा जाएगा, पता नहीं चलेगा। आप आज नहीं बता सकते हैं कि भारत में 1932 में कौन गवर्नर जनरल था, बताइए। आप नहीं बता सकते हैं कि ब्रिटेन का 5वां शासक कौन था। तो हुजूर ये नहीं बता सकते हैं जिन्होंने दुनिया पर शासन किया। और मैं उस काल की बात कर रहा हूं जब वो पूरी दुनिया पे शासन कर रहे थे। तब के काल के 2 आप जो है वहां के राजाओं के नाम नहीं बता सकते हैं, ब्रिटिश। तो आप इससे समझिए, जब दुनिया पे राज करने वालों के नाम भूल जाए जाते हैं, तो ये किच्चे बिच्चे। और ये घमंड करते हैं वो लोग जिन्हें त्याग नाम की चीज नहीं पता है, सिर्फ लाओ 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 वाले हैं। और ये क्या बात करेंगे? झूठ बोलना इनका धर्म है। इतिहास पूरा दुनिया जानती है, सिर्फ हिंदुस्तान के लोग बैठ के इतिहास नहीं रचते हैं। इतिहास तब प्रमाणित होता है जब पूरी वैश्विक हिस्ट्री प्रमाणित करती है, कोई भी बुक। तो वैश्विक रूप से प्रमाणित इतिहास बताता है कि कांग्रेस ने इस देश के लिए अकेले, फिर मैं एक और रिपीट कर रहा हूं, अकेले कांग्रेस ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। उसके बैनर तले तमाम सारे लोग खड़े, और सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है नेहरू गांधी परिवार ने। उससे ज्यादा किसी ने लड़ाई नहीं की। सबसे ज्यादा कुर्बानी यदि इस देश के लिए किसी ने दी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नेहरू गांधी परिवार।
तो इन दो चीजों से कोई इनकार नहीं कर सकता, ये इतिहास बताता है। और जब ये इतिहास बताता हो तो ऐसे मूर्ख, लंपट और निर्लज्ज लोग कोई भी झूठ बोल सकते हैं। और जब मैं ये शब्द कहता हूं तो मैं इंडोर्स करता हूं श्रीमती प्रियंका गांधी के शब्दों को और कहता हूं उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। वास्तव में कायर, और इस कायरता का सबूत एक बार नहीं, चीन के लोग घुस के हमारे 20 सैनिकों को मार डालते हैं, 2000 किलोमीटर हमारी कब्जा कर लेते हैं और हमारे इस तथाकथित विश्व गुरु को की हैसियत नहीं होती कि चीन का नाम ले ले। वो तो कहता है न कोई घुसाया है, न कोई घुसा है, न घुसा बैठा है। तो यह स्थिति होती है। ये वो कायर है जो अदानी का मुंह से नाम नहीं ले सकता है। ये वो कायर क्यों नहीं है? तो जब हम कायर की वो बात कहती हैं तो उसके सबूत किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है, खुद वही दे रहे हैं जो कायर है। तो आप बताइए, ऐतिहासिक तथ्यों से आप कितना भाग लेंगे? भाग लीजिए, लेकिन कायरता तो आपने दिखाई है, और एक जगह नहीं दिखाई है, हर जगह दिखाई है। जब आंदोलन, एक बात बताइए, 1977 के पहले जब इंदिरा गांधी के काल में, इमरजेंसी के काल में आंदोलन चल रहा था उसके खिलाफ, तो उस दौरान दुम दबा के छिप कौन थे? उनके नाम बता दीजिए। वो कायरों के जब नाम निकलेंगे तो संघ और जनसंघ के लोग होंगे। तो हुजूर, देश की आजादी का छोड़ दीजिए, आजादी के बाद भी ये स्थिति रही है, क्योंकि आजादी के बाद किसी को मार नहीं डाला गया। और चंद्रशेखर आजाद को मरवाने के लिए मुखबिरी किसने की थी? उस मुखबिर का नाम याद करिए, उस संघ से जुड़ा हुआ वाला कौन था? किस संगठन से जुड़ा था? आरएसएस से जुड़ा था। तो उस इतिहास को, उन कायरों के इतिहास के लोग यदि कहेंगे कि हम बड़े वीर हैं, वीर कहिए, हम ये नहीं होने देंगे, तो साहब आपकी औकात नहीं है। जी परिवार के सामने अजय जी, आपका वीडियो भी थोड़ा सा डाउन जा रहा है और मौसम बहुत खराब है, बाहर में देख रहा हूं, शायद इसके कारण भी हो सकता है। जी अजय जी कुछ कह रहे थे, लेकिन जी अजय जी। नहीं, बस मैं समाप्त कर रहा हूं। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, लड़ाई इधर और उधर, नाम गांधी जी, बार बार देखिए, आज सत्याग्रह की बात हुई, वहां भी गांधी जी के सामने कांग्रेस जो है सत्याग्रह कर रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये सत्याग्रह नहीं बल्कि दुराग्रह है, और फिर एक बार ढाल बनाने की कोशिश गांधी को। किस रूप में इसको देखा जाए? देखिए, पहली बात तो सुधांशु जी की जो बात है उसमें अपने आप में बड़ा विरोधाभास है, और मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे उन्होंने इस बात को नहीं पकड़ा कि कांग्रेस ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी उसके लिए अहिंसा का मार्ग चुना था, लेकिन आजादी की लड़ाई लड़ना और जीतना और लोकतंत्र को चलाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। लोकतंत्र को जो उन्होंने कहा, प्रियंका ने, कि लोकतंत्र को जो सींचा है वो आजाद भारत की बात कर रही है। वो आजाद भारत के पहले का इतिहास हमारा दूसरा है, आज का दूसरा है। इस चीज को नहीं समझ सके, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने गांधी के प्रति जो उनका जो प्यार उमड़ा है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। जो पार्टी और उनके लोग सारे साल जो गांधी को गरियाते रहते हैं, बाकायदे फोटो पर गोलियों की बौछार करके बहुत ही आत्मसंतुष्टि प्राप्त करते हैं, वो आज गांधी के प्रति उनका जो प्रेम उमड़ आया तो बड़े आश्चर्य की बात है, अच्छा भी लगा। और तीसरी बात, ओबीसी के प्रति उनका प्यार, अरे भाई अगर इतना ही प्यार है तो आप चलिए जनगणना उनकी गणना करा लीजिए एक बार। सारा देश, बहुत सारे राज्य भी मांग कर रहे हैं, तो ओबीसी के प्रति आपका इतना प्यार है तो जनगणना भी हो जाए। चलिए, उसके ऊपर बहुत कुछ कहा गया तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इस घटना को, और आपने जो गांधी की बात कही, तो इसको मैं राजघाट के आसपास ही और गांधी के विचारों के आसपास ये कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, जिस तरीके से हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, वैसे ही भारत जो बना है, भारत का जो शरीर है वो कम से कम 5 लोगों से बना हुआ है, जिसमें पहले है बुद्ध है, महावीर है, कबीर है,
अंबेडकर हैं और गांधी हैं। नेहरू को मैं गांधी के साथ ही मानता हूं, उनको कोई मैं अलग से नहीं कर रहा हूं। गांधी जो है वो हर वक्त मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं, और जब जब भारत जो है असहाय महसूस करेगा अपने आप को, जब जब मानवीयता रोएगी, उसको गांधी ही याद आएगा। वैसे ही गांधी याद आएगा जैसे लगे रहो मुन्ना भाई में जब जब उसको कोई उलझन होती थी तब तक वो गांधी को याद करते थे, और गांधी लाइब्रेरी में भी उपस्थित हो जाते थे, वो लक्की के ड्राइंग रूम में भी उपस्थित हो जाते थे, वो धोबी घाट में भी उपस्थित हो जाते। आज जो है हमारा मूल तत्व जो है, हमारा अमृत तत्व भारत का जो है, वो गांधी नामक तत्व से ही बना है और उसी का एक विस्तार है। तो गांधी जो है तब तब आपको मिलेगा जब जब आपको लगता है कि प्रतिरोध बहुत आवश्यक हो गया है। गांधी कभी भी सत्ता का आदमी नहीं रहा है। देखिए 15 अगस्त 1947 को गांधी जो है नेहरू को संसद के सीढ़ियों पर छोड़कर निकल गए। उन्हें सत्ता से कोई लेना देना नहीं, वो अपनी ही सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध करते रहे, वो नंगे पांव घूमते रहे, नोआखाली तक घूमते रहे, और अंतिम में आके उन्होंने 30 जनवरी को उन्होंने अंतिम सांस ले ली 1948 को। प्रियंका गांधी को मैं देख रहा हूं कि एक तरह से गांधी पुनर्जागृत हो रहे हैं, पूरे भारत के पुनर्जागृत हो रहे हैं। कई बार ऐसे मौके आए हैं। किसान आंदोलन क्या था? पूरा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था। शाहीन बाग क्या था? शाहीन बाग का आंदोलन पूरा का पूरा गांधीवादी जो दर्शन है उस पर आधारित था। अब जो गांधी जो है निकल कर आया है, राहुल संसद से तो निकल गए लेकिन गांधी वहां छोड़ के आ गए हैं। ये जान जाना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, वो ये सोचे हैं क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को निकाल दिया संसद से तो बहुत उनका समय आराम से गुजरेगा, ऐसा नहीं है। केवल निकला है, गांधी तो अभी भी सदन के अंदर है और वो बराबर जो है वो लोगों को शक्ति देता रहेगा। आज भी जो है प्रियंका गांधी का देखिए राजघाट के आसपास करना केवल एक संयोग नहीं है, या राजघाट के पास उन्हें क्यों प्रेरणा मिलती है, क्योंकि राजघाट हमें हमेशा ताकत देता रहेगा। प्रियंका गांधी ने आज जो कुछ बोला वो उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है पूरा देश आज उनको जिस हिसाब से सुन रहा है, जिस हिसाब से उन्होंने रिसीव भी करेगा, और मुझे लगता है कि वायनाड के लिए कांग्रेस को और इस देश को एक भावी सांसद भी मिल सकता है प्रियंका के रूप में। अब ये जो तिकड़ी है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे साहब, ये अच्छी खासी मुसीबत पैदा कर सकते हैं इनके लिए, बीजेपी के लिए। इसलिए सुधांशु त्रिवेदी जो है वो परेशान है, वो इसलिए बौखलाए हुए हैं प्रियंका गांधी के इस भाषण से। आज का भाषण बहुत जबरदस्त भाषण था, इसके आप एक एक इसमें जाइए। ये जो निडरता है, निर्भीकता है, भय से दूर होना है, यही गांधी का मूल संदेश है जो आज कांग्रेस ने वापस फिर से पकड़ लिया है। ऑफकोर्स पिछले कुछ समय से लगातार गांधी के संदेश को लेकर ही भारत जोड़ो यात्रा भी कर रही थी। तो एक ये जो नया खुला मोर्चा है ये बीजेपी के लिए बहुत समस्या पैदा करेगा और भारत के लिए एक आशा की किरण भी पैदा कर रही है, ऐसा मेरा ख्याल। जी मीनू जी, थोड़ा और मैं चाहूंगा कि उस समय आपकी बात अधूरी रह गई थी, उसको आगे बढ़ाइए। जी हाँ, मैं ये लोकतंत्र की ही बात कर रही थी। मेरी बात का जो मैं कहने वाली थी अगली, वो डॉक्टर पाचपोर ने कह दी है कि सुधांशु जी क्या मिस कर गए, वो कहां और कहां जोड़ दिया। लेकिन ये डॉक्टर दीपक पाचपोर, सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त बीजेपी के आईटी सेल की तरह काम कर रहे थे। वो एडिट कर रहे थे प्रियंका की स्पीच को ऑनलाइन, और उसका उन्होंने मिस इंटरप्रिटेशन करके वो जनता के सामने पेश कर दिया, जो कि सरासर गलत था। शर्म की बात यह है कि आज जो नरसंहार के जो मुजरिम हैं और नफरत की राजनीति करने वाले लोग आज गांधी की दुहाई दे रहे हैं। आज वो बता रहे हैं कि उनका अधिकार है गांधी की समाधि पे जाने का, उनका अधिकार नहीं है, उस पार्टी का अधिकार नहीं है जो गांधीवादी मूल्यों की राजनीति करती है, उसका अधिकार। उसको कह रहे हैं आप क्यों आए, कैसे आए, किस अधिकार से आए। वो लोग पूछ रहे हैं जो गांधी के हत्यारे का महिमा मंडन करते हैं, जो गांधी के हत्यारे के मंदिर बनाते हैं, जो 30 जनवरी को ट्विटर और फेसबुक के ऊपर हैशटैग चलाते हैं गोडसे जिंदाबाद। तो ये ऐसे लोग, बेशर्मी की हद है, इतनी बेशर्मी, इतनी निर्लज्जता अगर दिखाएंगे, ये मुझे उम्मीद इनसे नहीं थी, सुधांशु त्रिवेदी से तो कम से कम नहीं थी। रही बात जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो डायलॉग है, पूरी स्पीच के एक एक सेंटेंस महत्वपूर्ण है प्रियंका का, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण डायलॉग है जो तीर की तरह जाके लगा होगा, जिसके प्रति निशाना था कि देश का प्रधानमंत्री कायर है,
कायर ना होता तो अदानी के बारे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का खुलासा होते ही 8 बजे, रात के 8 बजे टीवी पे अवतरित होकर संबोधित करता राष्ट्र को, और राष्ट्र में की शंकाओं को और जो कुशंकाएं लोगों को, संदेहों को, प्रश्नों को संबोधित करता, लेकिन प्रधानमंत्री ने वो नहीं किया, इसलिए वो कायर है। जी राजीव जी। जी। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, डरो मत का नारा यहां बुलंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको किस रूप में देखा जाए? कांग्रेस क्या अब इसी राह पे चलती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि पिछले दिनों लगातार हम देख रहे हैं, जब से राहुल गांधी संसद में भाषण दिए हैं उसके बाद से एक अलग कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस अलग उस समय से दिखाई दे रही है जब से ये सड़कों पे आए और भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, लेकिन उसके बाद एक अलग ताकत दिखाई दे रही है जिसमें प्रियंका गांधी भी अब बहुत मुखरता के साथ सामने दिखाई दे रही हैं। कल से लेकर आज तक हम देख रहे हैं, हमने देखा, और आगे क्या कुछ माना जाए अब? क्योंकि राहुल गांधी जैसे ही डिस्क्वालीफाई होते हैं, विपक्ष का कई नेता जो है वो बाहर आकर के और राहुल गांधी के साथ खड़ा नजर आता है, और ऐसे में अब बहुत तेजी से बदलते हुए इस घटनाक्रम को किस रूप में देखा जाए? प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। देखिए राजीव जी, मैं आपके मंच के माध्यम से 3 प्रस्ताव देना चाहता हूं माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को और कांग्रेस के नेताओं को। पहले मैं चाहता हूं कि चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, या उनके सुपुत्र जो कि बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी जय शाह हो, ये जाके ऑक्सफोर्ड में एमफिल के स्टूडेंट्स को एड्रेस कर लें और पूरे देश में उसको दिखाया जाए, और एमफिल के स्टूडेंट्स को एड्रेस करें और मोनोलॉग ना करें, भाषण देके भागे नहीं, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के जरा एक डिस्कशन कर लें, और हम लोग भारतवासी ये देखें कि राहुल गांधी ने जिस तरह से उसको एड्रेस किया था, क्या जय शाह उसको एड्रेस कर पाते हैं? अमित शाह कर पाते हैं? जय शाह बड़े मेधावी पुत्र हैं, उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पास की और उसके बाद देश की जो सबसे कमाने वाली संस्था है उसके वो सेक्रेटरी बन गए, लेकिन उनका परिवारवाद नहीं है। चुनौती नंबर 1, प्रस्ताव नंबर 1। दूसरा, बीजेपी या कांग्रेस का, विपक्ष का कोई भी नेता 4,500 किलोमीटर 5 महीने में चल के दिखा दे, और इस तरह से जैसे जनता का समर्थन राहुल गांधी को मिला था उस तरह का समर्थन हमें दिखा दे, उस तरह की कानूनिक स्थिति दिखा दे, मां और बहनों को गले लगाते दिखा दे, मलहम लगाते दिखा दे। कोई भी नेता हो, कोई भी नेता हो, मैं कहता हूं, चुनौती देता हूं, कोई भी नेता हो। तीसरा, एक बहस भारतवर्ष के अंदर यह पता चल जाएगा कौन पप्पू है और कौन गप्पू है। एक बहस माननीय मोदी जी या अमित शाह या जय शाह की, या तो राहुल गांधी से हो जाए मंच पर बिना टेलीप्रॉम्प्टर के 2 घंटे की, या प्रियंका गांधी से हो जाए, या मल्लिकार्जुन खड़गे से हो जाए, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना किसी मोनोलॉग ना हो, मन की बात ना हो, डिस्कशन हो। देश की जनता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलकर, व्हाट्सएप में ये जो दुष्प्रचार होता है इससे निकलकर यह सिद्ध करे कि कौन गप्पू है और कौन पप्पू है। एमफिल स्टूडेंट्स को एड्रेस करना, 4,500 किलोमीटर पैदल चलना गर्मी बरसात में, और जो ये सुधांशु जी कह रहे थे कि इस देश में लोगों ने, अब आप कहेंगे किसानों ने, जो 750 किसान मरे और उन्होंने बलिदान दिया, वो मरे नहीं। लाखों लोग कोविड के अंदर मरे, वो मरे नहीं। ये आपकी दुर्व्यवस्था, आपकी मूर्खता, प्रशासन करने की क्षमता की हीनता, इसकी वजह से देश का यह हाल हुआ है। आज देश में 4 साल में बच्चे रिटायर किए जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती। यह इस देश ने देखा है क्योंकि आप अक्षम हैं। आइए मेरी 3 चुनौतियां स्वीकार कीजिए, हम मान लेंगे मोदी जी को, अमित शाह को या जय शाह को कि आप कांग्रेसियों से ज्यादा बुद्धिमान हैं और हम आपको दोबारा प्रधानमंत्री चुन लेंगे। लेकिन अगर आप नहीं आते, अगर आप एमफिल स्टूडेंट्स को एड्रेस नहीं करते, अगर आप बहस पे भागते हैं, तो हम राहुल गांधी को या कांग्रेस को या प्रियंका गांधी को या खड़गे जी को चुन लेंगे 2024 में, या तो चुनौती को स्वीकार कर लीजिए। जी जी बिल्कुल, ये चुनौती बहुत बड़ी चुनौती आप दे रहे हैं। आप तो 4,500
मेरी आवाज़ अब आ रही है आप लोगों तक? जी, मेरी आवाज़ जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा था प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, 4,500 किलोमीटर की आप चुनौती दे रहे हैं। यहाँ 25 किलोमीटर में लोग हांफने लगेंगे, आप 4,500 किलोमीटर की चुनौती दे रहे हैं। कहाँ से स्वीकार करेंगे? खैर, और ये बात कई बार बोली भी गई, लेकिन यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस गति से पिछले 6 महीने में कांग्रेस को हम बदलते हुए देख रहे हैं, शायद ये शब्द कई लोगों को पसंद ना आए, लेकिन बदलते हुए इसलिए कह रहा हूं कि जिस एग्रेसिव मोड पर कांग्रेस आ गई है, जो कांग्रेस डिफेंसिव मोड में रहती थी अभी तक, वो ऑफेंसिव मोड में है, और जो बीजेपी ऑफेंसिव मोड में रहती थी आज के, और इससे पहले रविशंकर प्रसाद की जो टिप्पणी आई पिछले दिनों कल ही राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो सब कुछ अगर देखा जाए तो डॉक्टर राकेश पाठक जी, ये जो परिवर्तन दिख रहा है, ये आखिर ऐसा क्यों दिख रहा है, जरा आपसे भी समझूं। क्योंकि सामने चुनाव है और आप मध्य प्रदेश में बैठे हैं, उसमें मध्य प्रदेश भी एक बहुत अहम राज्य है, कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, और उसके बाद पूरा का पूरा, और ये जो पट्टी है, इस पट्टी में बहुत अच्छी स्थिति बीजेपी की नहीं दिख रही है। तो ये ओबीसी तो कुछ और, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करना, हालांकि राहुल गांधी ने आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिस्क्वालीफाइड एमपी लिख दिया है, और उन्होंने पूर्व सांसद नहीं लिखा, डिस्क्वालीफाइड वर्ड यूज किया है, एक्स नहीं यूज किया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि साफ साफ एक मैसेज राहुल गांधी भी देना चाहते हैं। जो एग्रेशन जो राहुल गांधी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें भी वो चीज़ दिखाई साफ दे रही थी। क्या कुछ आप देख रहे हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में भी बैठे हैं, कर्नाटक भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ की खबरें भी आती होंगी, ये बेचैनी बीजेपी के अंदर आखिर है क्यों? राजीव जी, बीजेपी के अंदर जो बेचैनी है उसकी वजह राहुल गांधी की सक्रियता और राहुल गांधी द्वारा बनाई जा रही कांग्रेस। आपको याद होगा, आपके साथ ही मैंने एक डिबेट में, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू, तब मैंने कहा था कि जब ये यात्रा खत्म होगी तो इस देश को एक नया मिलेगा और नई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मिलेगी। राहुल गांधी अपनी खुद की नई कांग्रेस बना रहे हैं। वो पिछली सारी कांग्रेस को भूल अपना एक नया संगठन, अपने नेता, अपना एक पूरा ग्रुप, समूह सब बना रहे हैं, और उस कांग्रेस के निर्माण में ही मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो चिंता है वो इस राहुल गांधी की के तेवरों की है। मोर्चों पर कांग्रेस पार्टी हमेशा पिछड़ती रही थी, वे सारे मोर्चे एक एक करके कांग्रेस पार्टी ने ठीक कर लिए हैं, सजा संवार लिए हैं। मिलिट्री साइंस में एक शब्द होता है ट्रेंच वारफेयर, खाई युद्ध कला। मैं सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो राहुल गांधी की कांग्रेस अब खाई युद्ध कला में रही है कि आप हमलावर होंगे, खाई में मुकाबला किया जाएगा और फिर मुंडी निकालकर हमला जाएगा। गांधी और प्रियंका गांधी के जो हमले हैं वो 2024 के आसन्न विधानसभा चुनाव और 24 का लोकसभा चुनाव, दोनों के लिए भारतीय जनता पार्टी को खतरा दिखाई दे रहे हैं। ये सारे तेवर, मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया, मैं मध्य प्रदेश में ही हूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, स्वाभाविक तीनों राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश में नहीं, 15 महीने रहकर गुजर गई, लेकिन भाई को यहां बहुत आसान सी जमीन दिखाई नहीं दे रही है। कर्नाटक का परिदृश्य हम लोग लगातार देख ही रहे हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी सहूलियत और सहज स्थिति में नहीं है। इसलिए जो प्रत्याक्रमण है बीजेपी का और उनके पूरे तंत्र का, उनकी सोशल मीडिया टीम का, पूरी अक्षोहिणी सेना उनकी जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, उसका वो इसी बात को लेकर है कि राहुल गांधी कहीं फिनिक्स की तरह अपनी राख में से खड़े न हो जाए। इसलिए जिस राजघाट पर किसी को भी सत्याग्रह करने की अनुमति है, वहां धारा 144 लगा दी जाती है। सत्याग्रह को दुराग्रह कहा जाता है। आजादी के बाद से अब तक राजीव जी, ऐसा कौन सा विपक्षी दल होगा जिसने राजघाट पर धरना नहीं दिया होगा कांग्रेस की सरकारों में या इससे पहले की गैर कांग्रेसी सरकारों में? मुझे स्मरण नहीं, कम से कम 33 साल से पत्रकारिता में हूं, कि किसी विपक्षी दल के सत्याग्रह को दुराग्रह कहा गया हो। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने वहां पर प्रार्थना की
कोई भी बैठ सकता है, कोई भी सत्याग्रह कर सकता है, लेकिन धारा 144 राजघाट पर लगाना, उसे रोकने की कोशिश करना, हर तरह से नाकेबंदी करना, संसद का बाहर निकाल दिया जाना, जितने तरीके के बोलने के अभिव्यक्ति के माध्यम है उन सब पर अंकुश लगाना, मेरे और आपके ऊपर भी, ये बताते हैं कि वो जो शब्द प्रियंका गांधी ने कहा है किसी व्यक्ति विशेष के लिए, शायद वो कहीं ना कहीं ठीक ही कहा है। और ये देश के लिए दुर्भाग्य और दुख का विषय है कि हमारे देश के मुखिया के लिए एक ऐसा संबोधन दिया जा रहा है जो सचमुच लज्जा का, शर्म का विषय है। मेरा इस पायदान पर सिर्फ इतना कहना है कि हमारी इस मुकाम पर नहीं पहुंची होती कि हमें अपने प्रधानमंत्री को कायर सुनना पड़ता, लेकिन सोचना उन्हें भी है कि उनके कर्म, उनके बोली बानी ऐसे क्यों थे कि आज उनके लिए कायर शब्द का करना पड़ता। ये आत्मालोचन वे स्वयं कर मीमांसा करें अपनी, और इस आरोप से मुझे कायर हैं। हम तो गर्व करेंगे, हमारा प्रधानमंत्री पराक्रमी है, चीन का नाम लेकर दिखाएं, आडवाणी के नाम पर, आडवाणी का नाम लेकर उत्तर दें सदन में, हम गर्व करेंगे हमारे प्रधानमंत्री। हम कहेंगे नहीं, प्रियंका गांधी ने बिल्कुल गलत बोला है, हमारा प्रधानमंत्री शून्य, ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आप जो कह रहे हैं, और खासकर प्रियंका गांधी जो बातें यहाँ कह रही हैं, आखिर उसमें कितना दम है ये दिखाना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी, उनकी टीम को भी। प्रशांत टंडन जी, क्या ये पूरी रणनीति जो हमला हो रहा है खासकर राहुल गांधी पर, वो आगामी चुनाव को देखते हुए है, ये माना जाए? कर्नाटक सामने है और जहाँ कहा जा रहा है कि बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए सब कुछ चल रहा है क्या, या कुछ और है? 2024 तो अभी दूर है, लेकिन फिर भी किस हिसाब से देखा जाए? डॉक्टर राकेश पाठक जी, बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। और अभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर राकेश पाठक ने जो इंटरव्यू लिया है तुषार गांधी से, जो गांधी जी के प्रपौत्र हैं, उनका इंटरव्यू ठीक इसके बाद हम आपके सामने पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत टंडन जी, क्या उस हिसाब से देखा जाए कि राहुल गांधी पे हमला, और क्योंकि 7 सितंबर जब ये यात्रा शुरू होती है उससे पहले ये हमला उस ढंग से नहीं था जो अब सामने नजर आ रहा है। हालांकि हमला तो था ही, पप्पू बना करके आप रखे हुए थे और इनको बिल्कुल डिफेम कर दिया था राहुल गांधी को। अब जो कुछ है इसको किस रूप में देखा जाए? क्या यहां पर मात खाती हुई बीजेपी दिख रही है, इसलिए तिलमिलाई हुई है, बौखलाई हुई है, ये माना जाए? देखिए राजीव जी, सारा मामला 2024 का है, और इस 2024 के संघर्ष के लिए बहुत सारे संकेत ऐसे हैं जिसकी वजह से उतावलापन आपको मोदी साहब और उनके कैंप में दिखाई दे रहा है। इसीलिए जजों के ऊपर गाली गलौज की भाषा, इसी तरीके से दूसरे संवैधानिक संस्थानों पर हमले हो रहे हैं। उसकी वजह यही है कि 2024 नरेंद्र मोदी जी को बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। काफी अकेलापन है, 2 3 4 6 लोगों का एक सिंडिकेट है जो काम कर रहा है, और वही लोग आप देखिए कि वो मीडिया के सामने लाए जाते हैं, बाकी किसी का वजूद कोई रह नहीं गया है। अडानी पर इतना बड़ा हमला और अडानी की इस तरीके से कलई खुलना, और वो कलई अभी आधी खुली है, अभी तो 2023 की एक ही क्वार्टर बीत रहा है, अभी तो 3 क्वार्टर बचे हुए हैं, उसके बाद 2024 शुरू होगा। तो अभी अडानी पर बहुत कुछ होना है, और अडानी पर किसका पैसा डूबा है ये तो वही जानता है जिसका डूबा है, और जिसका डूबा है वो परेशान है। तो जो राहुल गांधी बार बार कह रहा है कि वो 20,000 करोड़ रुपए किसका था, मुझे कोई बहुत ताज्जुब नहीं होगा कि आने वाले दिनों में ये बात भी खुल जाए सबूतों और साक्ष्यों के साथ कि वो 20,000 करोड़ रुपए किसका था। तो कुल मिला के राजीव जी ये है कि अडानी को लेकर,
अर्थव्यवस्था जिस तरीके से चौपट हो चुकी है, जिस तरीके से विदेश नीति का कोई दिशा नहीं है, चाइना आपकी बात नहीं सुन रहा है। 18 बार आप चाइना के प्रेसिडेंट से मिल चुके हैं, 9 बार आप चाइना जा चुके हैं, उसके बाद भी चाइना आपके सर पे आके बैठा हुआ है और आपको मजबूर कर रहा है कि आप चीन का नाम नहीं ले सकते। जी। जो प्रियंका गांधी ने कहा है उसका संदर्भ आप देखिए। तो 2024 मुश्किल होता नजर आ रहा है। बहुत सारी, कई बार राजीव जी मैं फॉल्ट लाइंस की बात करता हूं सिस्टम के अंदर की। कुछ चुने हुए अधिकारी हैं, जैसे ईडी के डायरेक्टर हैं। अब ईडी के डायरेक्टर तीसरा बार एक्सटेंशन के साथ हैं, इनके ऊपर भी चूड़ी कसेगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हैं और सुप्रीम कोर्ट में चारों तरफ से हमलावर हैं, ट्रोल आर्मी भी लगी हुई है। पहली बार देख रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाकायदा इनका आईटी सेल ट्रोल कर रहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई इस तरीके के जो हथकंडे हैं वो काम आएंगे। तो हताशा बहुत है, उनको लग रहा है कि जमीन खिसक रही है, इसलिए राहुल गांधी को हमला करना इनकी मजबूरी बन गई है। आपको मैं बताऊं कि जो भारत जोड़ो यात्रा हुई और उसके बाद जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई अडानी से, मोदी जी का पूरा जो सिस्टम है उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, वो उसको ठीक नहीं कर पा रहे। अब वो कितना ठीक कर पाएंगे मुझे लगता नहीं। तो राहुल गांधी पे हमले इस तरीके से करेंगे तो राहुल गांधी की लेजिटिमेसी बना रहे हैं। अभी राहुल गांधी पूरी दुनिया में बात करके आ रहे हैं किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाएं जो है भारत में कमजोर की जा रही है, लोकतांत्रिक संस्थाओं पे हमला है। और वही काम आपने कर दिया, दुनिया को दिखा दिया कि राहुल गांधी जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा था। तो ये सब चीजें जो है ना, वो क्रेडिबिलिटी मोदी साहब की गिरती नजर आ रही। और एक आखिरी बात कि जिस तेवर पे कांग्रेस अब आई है, ये तो यूपीए की सरकार के समय रहना चाहिए था। यूपीए की सरकार के समय ऐसे आपराधिक तत्वों की शिनाख्त करके उनको कानून के हवाले करना चाहिए था। और वो भी सरकार चलते वक्त भी तमाम शर्मा शर्मी में आप लगे रहे, लिहाज में लगे रहे। किस बात का लिहाज? तो अब ये लिहाज का पर्दा अगर हट गया है तो ये बड़ी अच्छी बात है। और इसी तरीके से इनके ऊपर हमले होने चाहिए जिस तरीके से ये खुद करते हैं। राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा अजय शुक्ला जी आपसे। समय मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल ख़त्म पे है और इसके तुरंत बाद लाइव तुषार गांधी को भी दिखाना है, उनके उसको प्रोग्राम को, इंटरव्यू को। क्या माना जाए, ये एक तरफा हमला कांग्रेस पे है या एक तरफा हमला अब बीजेपी पे हो रहा है? क्योंकि बीजेपी अभी तक बहुत डिफेंसिव उसमें थी, बिल्कुल उस छतरी में थी अजय जी, जहां उसके ऊपर कोई हमला ही नहीं करता था। लेकिन राहुल गांधी अकेले थे जो पिछले 8-10 साल से लगातार हमला करते आए। जितनी योजनाएं आई, जो कुछ भी हुआ वो आप सबके सामने है। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, चाहे वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो, हिंडनबर्ग हो, चाहे राहुल गांधी का विदेश जाकर के बातें करनी हो, अब तो राहुल गांधी के इस डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के दुनिया के तमाम अखबारों ने छाप दिया। तो G20 का भारत इस वक्त जो है वो अध्यक्षता कर रहा है और ऐसे में विश्व गुरु का सपना जो है वो क्या चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा अगर है तो ये हम सब के लिए भी शर्म की बात है, अच्छी बात नहीं है कि हमारे देश की स्थिति जो है वो दुनिया में जिस बारे में बात की जाती थी वो शर्मनाक स्थिति में आ जाए। बोल रहे थे, मैं प्रशांत जी की बात को इंडोर्स करते हुए आगे बोल रहा हूं
कि प्रशांत जी कह रहे थे कि कांग्रेस को पहले ऐसे आ जाना चाहिए था। बिल्कुल आ जाना चाहिए था, हम भी सोचते हैं, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तो बहुत सी लड़ाइयां आप नहीं लड़ सकते हैं। कहा जाता है जब सोना तपता है तभी वो निखरता है। तो शायद ये वक्त जो है भगवान ने इसलिए दिए कांग्रेस को कि वो अपने आप को तपे, और बड़ा अच्छा हुआ मैं समझता हूं। इससे राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो, तपी है। और एक बड़ी अच्छी चीज हुई प्रशांत जी, मैं जिक्र करूंगा कि यदि ये नहीं होता ना तो तमाम सत्ता लोलुप लोग कांग्रेस से ये दिखाते रहते नहीं साहब हम ही हैं कांग्रेस के असली पुरोधा। आज देश ने और कांग्रेस ने दोनों ने पहचान लिया है कि उसके कौन अपने हैं और कौन लड़ने वाले और कौन देश के साथ खड़े। भले देखिए लड़ाई सदैव चंद लोगों ने लड़ी है। मैं बार बार कहता हूं ये देश का इतिहास देखेंगे, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं इसलिए बार बार कोट करता हूं, और आप सब पढ़ते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि साहब देश की आजादी का आंदोलन 0.5% लोगों ने ही लड़ा था, बाकी तो तमाशाई थे। तो ऐसी स्थिति में लड़ाके उतने ही होते हैं, बहादुर उतने ही होते हैं। तो आज भी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और जब कांग्रेस पार्टी तब के लड़ रही है तो असली योद्धा निकल रहे हैं, और वो योद्धा आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर आपने जो सवाल किया उस पर आता हूं कि जब G20 चल रहा है, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, तो साहब फादर ऑफ डिक्टेटर क्या कर रहा है? उस मदर के साथ रेप कर रहा है। तो वो, और यह पूरी दुनिया को संदेश जा रहा है। तो एक तरफ फादर ऑफ डिक्टेटर है जो रेप कर रहा है मदर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ, और दूसरी तरफ तो यह संदेश जाएगा जब आप यह कहते हैं कि दुनिया के आप ये हैं, और जब आप देश की तमाम बखान करेंगे तो ये आता है सामने कि आपने क्या क्या कहा था। किसी से, मुझसे हो या किसी से, कोई पूछ देगा या मेरी, तो इससे बड़ी और गाली क्या हो सकती है कि अजय शुक्ला तुम्हारा बाप कौन है? तो साहब और गाली देने की तो जरूरत ही नहीं जी। यह गाली किसने दी? भाजपा ने। जिसके बाप के लिए आप पूछ रहे हैं, कौन नहीं जानता है? और साहब इतना ही शक है तो मैं तो कहता हूं आप प्लीज DNA टेस्ट करा लीजिए और अपना भी करा लीजिए कि आपका क्या है, आपकी औकात पता चल जाए जी। क्योंकि असली होता है, वो छद्दम खेल नहीं खेलता है, वो अय्यारी नहीं करता है, वो मुंह पर दम से बोलता है। मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से, मुझे गर्व है इस बात का। मुझे गर्व है गांधी पर, मुझे गर्व है नेहरू पर, मुझे गर्व है पटेल पर, मुझे गर्व है मौलाना आजाद पर, और न जाने कितने, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, उन पे गर्व है क्योंकि वो हमारे अपने थे। जब हमारे परिवार के किसी, हमारे फोर फादर ने शहादत दी थी इस देश के लिए, तो यह सोचा था वह देश बनेगा जहां समानता होगी, लोकतंत्र होगा, जनता की बात होगी। और जब यह होता था, आज जब यह होता देखता हूं तो दर्द होता है। मैं उस दर्द को समझ सकता हूं और ही समझ सकता हूं, और कि राहुल गांधी को कितना दर्द होता होगा। मेरे परिवार का तो एक शख्स गया था, लेकिन राहुल गांधी के परिवार के कितने शख्स गए? नेहरू परिवार के आप देख लीजिए, शीला कौल के पति हो या उसके पहले विजय लक्ष्मी पंडित जी के पति हो, पंडित नेहरू के भाई हो मोतीलाल नेहरू के, और उसके अलावा तमाम सारे लोग हैं उनके परिवार के, उनके तमाम, उन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, तमाम कुर्बानियां की है, जेल काटी है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 13 साल की उम्र में जेल काटी थी, आप कल्पना करिए। और कितने बार शादी करने के बाद हम कहा जाते हैं कि हनीमून मनाने जा रहे हैं। श्रीमती गांधी भी गई थी,
उनके पति भी गए थे। कहां गए थे? एक नैनी जेल में बंद था, एक दूसरी जेल में बंद था। तो याद करिए, उनका हनीमून जेल में बन रहा था। उस परिवार से हो, और उस परिवार, वो परिवार कैसे इस देश को टूटते हुए, बिखरते हुए, बर्बाद होते हुए देख सकता है? यह तकलीफ होती है, यह दर्द होता है। और वह दर्द है राहुल गांधी में, वह दर्द है प्रियंका गांधी में, वह दर्द है सोनिया गांधी में। उन्होंने खोया है, अपने आंखों से देखा है, लाश को हाथ लगाया है, जिस लाश के चिथड़े चिथड़े थे, पहचान नहीं आ रहा था। इस देश के लिए मरे थे, कहीं और। तो आप कल्पना करिए, और स्थिति क्या है? आप जब उस परिवार को गाली देते हैं तो दुनिया को संदेश देते हैं कि आप अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, अपने पूर्वजों को, जिनके नाम से देश जाना जाता है, उनका सम्मान नहीं कर सकते, उनके परिवार का सम्मान नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे? आप तो मुखबिर थे और आज भी हैं। आप गद्दार थे, आज भी हैं। तब देश से गद्दारी कर रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम से गद्दारी कर रहे थे, और आज लोकतंत्र से गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए प्रियंका गांधी ने आपको कायर कहा है। और प्रियंका गांधी ने अकेले नहीं कहा, तमाम सांसदों ने कहा है। और जब प्रियंका गांधी ने कहा तो पूरी कांग्रेस चिल्ला के बोली, कायर है, कायर है, कायर। और देश के कोने कोने में जहां भी आज कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, वहां प्रधानमंत्री कायर है कहना पड़ा। हमें शर्म आती है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो हमारा भी है। लेकिन सच से हम कैसे भाग सकते हैं? वास्तविकता तो यही है, भले हम कहें या ना कहें। जी जी बिल्कुल, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अजय शुक्ला जी और प्रशांत टंडन जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। हमारे साथ दो और साथी जुड़े थे, मीनू जैन जी और साथ में डॉक्टर राकेश पाठक जी। आप सबको बहुत शुक्रिया। और सीधा ले चलना चाहता हूं दोस्तों, आज आप लोगों के कमेंट, बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं और मैं देख रहा हूं, लेकिन सीधा ले चलना चाहता हूं आप लोगों को तुषार गांधी जो प्रपौत्र हैं महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी बहुत प्रासंगिक हैं, हमेशा रहे हैं, लेकिन तुषार गांधी कह रहे हैं कि हमेशा, और ख़ासकर आज की जो सरकार है, वो गांधी को, उनके साथ क्या कुछ कर बैठी है ये, और इस पर वो क्या कुछ कह रहे हैं। फिर वहाँ जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने गांधी जी की पढ़ाई को लेकर के कि उनके पास कोई डिग्री है ही नहीं, इस पर तुषार गांधी ने क्या कुछ कहा है। बहुत सारे सवाल, उनका जवाब अभी देखते हैं इस कार्यक्रम के ज़रिए। और सीधा ले चलता हूँ आप लोगों को तुषार गांधी के इंटरव्यू में। नमस्कार। हम विश्वास करते हैं डेमोक्रेसी में, डेवलपमेंटल जर्नलिज्म में, डायलॉग में। हम हैं बोल्ड, ब्राइट और बैलेंस्ड। देश बंधु प्रेजेंट्स टीवी लाइव ऑनलाइन टीवी, जहां नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक